हेलो दोस्तों। क्लासरूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो देखिए 1848 में शुरू हुआ था और जब पूरा हुआ 1871 में जाके। जर्मनी पहले 300 राज्यों का जो है स्वतंत्र राज्यों का क्षेत्र था, पर 300 स्वतंत्र राज्य थे। नेपोलियन उसको कब्जा करता है, 39 राज्यों का एक संघ बनाता है जिसको कहते हैं राइन फेडरेशन। राइन फेडरेशन उसको कहते हैं। जब वियना सम्मेलन होता है 1815 में वियना अति होता है समझौता, उसमें कहा जाता है कि राइन फेडरेशन का जो सीमा है, मतलब जो 39 राज्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वह वैसा के वैसा ही रहेगा। और जो उसका जो प्रमुख रहेगा वो रहेगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया प्रमुख रहेगा और उसका जो पार्लियामेंट रहेगा वो फ्रैंकफर्ट में होगा। ऐसा वियना सम्मेलन में ऐसा निर्णय लिया जाता है, ठीक ना। तो क्या होता है कि जो 39 स्टेट होते हैं राइन फेडरेशन में, 39 स्टेट, उसमें दो प्रमुख स्टेट होते हैं, एक ऑस्ट्रिया होता है और एक प्रसा होता है। तो जब राष्ट्रवाद का उदय होता है जर्मनी में, तो ऑस्ट्रिया सोचता है कि हमारे अंडर जो है जर्मनी का एकीकरण हो, एक देश बने। प्रसा सोचता है कि हमारे अंडर जर्मनी का एकीकरण हो। तो लास्ट में जो होता है वह प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होता है, ठीक ना। जर्मनी का एकीकरण होता है प्रसा के नेतृत्व में। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया। तो ऑटो वन बिस्मार्क, ये जो है ये पीएम होता है। बिस्मार्क जो होता है पीएम होता है कहाँ का, ये होता है प्रसा का पीएम होता है। और जो इसके समय राजा होते हैं वो होते हैं केसर विलियम वन जो होता है ये राजा होता है, और बिस्मार्क को इसने पीएम बना दिया। बिस्मार्क को क्या पीएम बना दिया। और ये कहाँ के होते हैं, प्रसा के होते हैं। और इन्हीं प्रसा के नेतृत्व में जो होता है जर्मनी का एकीकरण होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण से पहले कितनी स्वतंत्र राज्य थे। तो बताया कि 39 स्वतंत्र राज्य थे। इससे भी पहले 300 का जो है ये स्वतंत्र राज्य था। पर जाके जो है जब नेपोलियन का उदय होता है और जर्मनी पर वो अटैक करता है, जर्मनी को जीतता है, तो इसी को 300 को एक करके 39 जो है 39 स्टेट में बदल देता है, उसका एक संघ बना देता है। और यही 39 स्टेट बाद में जाकर फिर से उनका एकीकरण होता है और जर्मनी जो है देश बन जाता है। तो क्या होता है कि ये जो 39 स्वतंत्र राज्य होते हैं इन्हीं के संघ को राइन फेडरेशन कहा जाता है, और जो इनका पार्लियामेंट होता है फ्रैंकफर्ट में होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कि एकीकरण से पहले जर्मन संघ का प्रमुख कौन था। तो ऑस्ट्रिया जर्मन संघ का प्रमुख था। 39 स्टेट हैं, उसमें से दो प्रमुख हैं। एक कौन है, एक ऑस्ट्रिया प्रमुख है, एक पर्सिया प्रमुख है। पर्सिया या प्रसा कह लीजिए, जहाँ से बिस्मार्क होते हैं प्रसा से। तो क्या ये दो प्रमुख स्टेट हैं, ये सोच रहा है कि हमारे अंडर जो है जर्मनी का एकीकरण हो, ये सोच रहा है कि हमारे अंडर हो। तो बाद में जो है इसके अंडर हो जाता है। अभी तो स्टार्टिंग में ऑस्ट्रिया प्रमुख है, पर बाद में जब एकीकरण होता है वो पर्सिया के अंदर होता है। ऑस्ट्रिया को जो है उस संघ से हटा ही दिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। तो देखिए 1770-71 में होता है जर्मनी का फ्रांस के साथ युद्ध होता है। फ्रांस के साथ युद्ध होता है जिसको कहते हैं फ्रैंक प्रसा युद्ध। इसको सेडान का युद्ध भी कहते हैं। इसमें जो है प्रसा जो है, या कहिए इसको जर्मनी जो है वो जीत जाता है। और इसी के साथ मतलब एकीकरण की प्रक्रिया होती है वो तेज हो जाती है, और 1871 में जो है वो एकीकरण पूरा भी हो जाता है, ठीक ना। छठा क्वेश्चन है कि फ्रैंको प्रसा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो वही फ्रांस और प्रसा के बीच लड़ा गया था यह युद्ध। सातवां क्वेश्चन है कि बिस्मार्क के नीति का नाम क्या था जो एकीकरण के लिए उपयोग हुआ। तो ब्लड एंड आयरन जो पॉलिसी कहा जाता है, रक्त और लोहे की जो नीति कहा जाता है, वो बिस्मार्क ने अपनाया था एकीकरण के लिए। मतलब जहाँ रक्त बहाना पड़े, जहाँ खून बहाना पड़े, खून भी बहाया जाएगा, और जहाँ पॉलिटिक्स से काम लेना पड़े वहाँ पॉलिटिक्स से भी काम लिया जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली बन के उभरा। प्रसा सबसे शक्तिशाली बन के उभरा। पहले तो ऑस्ट्रिया इसका प्रमुख था, पर ऑस्ट्रिया को इस जो है संघ से हटा दिया जाता है, और पर्सिया के नेतृत्व में जो है पर्सिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होता है, जहाँ के पीएम है बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क। नवां क्वेश्चन है कि किस वर्ष प्रसा ने ऑस्ट्रिया को हराया। तो 1866 में। तो क्या होता है कि जर्मनी का दो क्षेत्र होता है। जर्मनी का दो क्षेत्र, एक होता है स्लेस्विग और एक होता है हाइस्टाइन। इन दोनों क्षेत्र को डेनमार्क नाम के एक देश जो है जीत जाता है। तो क्या होता है कि जो जर्मनी में दो स्टेट है प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये दोनों सोचते हैं कि ये तो जर्मनी का क्षेत्र है, इन दोनों का भी क्षेत्र है, तो ये दोनों मिलके डेनमार्क से लड़ते हैं। इस आदमी से डेनमार्क से जाके डेनमार्क देश से लड़ते हैं, इन दोनों क्षेत्र को जीत जाते हैं। तो जो है तो जो स्लेस्विग होता है वो पर्सिया को मिल जाता है, और हाइस्टाइन होता है वो ऑस्ट्रिया को मिल जाता है, ऑस्ट्रिया को मिल जाता है। ये घटना है ये घटना है 1864 का, 1864 का। पर क्या होता है कि जो जनता होती है, हाइस्टैंड की जनता होती है, वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ विरोध कर देती है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ विरोध कर देती है। ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया के अंदर न रहकर हम पर्सिया के अंदर रहेंगे, पर्सिया के अंदर रहेंगे। तो ऑस्ट्रिया सोचता है कि पर्सिया यहाँ की जनता को भड़का दिया है। तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है कब, 1866 में। 1866 में इस युद्ध को कहते हैं सेरे जेवा की लड़ाई, सेरे जेवा की
युद्ध कहा जाता है, ठीक ना। सेरेजेवा का जो है युद्ध कहा जाता है, इसमें पर्सिया जीत जाता है, पर्सिया जो है ये जीत जाता है इसमें भी। और फिर हाइस्टाइन जो होता है वो भी पर्सिया के अंडर आ जाता है। एक प्रकार से एकीकरण की शुरुआत था यह। 7वां क्वेश्चन है कि प्रसा और ऑस्ट्रिया का युद्ध का एक और नाम क्या है? तो 7 सप्ताह का युद्ध या सेरेजेवा का युद्ध, जो अभी मैंने बताया। 11वां क्वेश्चन है कि 1864 में डेनमार्क के खिलाफ युद्ध में प्रसा का सहयोगी कौन था? ऑस्ट्रिया। बताया कि 1864 में जो है दो क्षेत्र डेनमार्क जीत जाता है। कौन? स्लेस्विक और हाइस्टाइन। हाइस्टाइन ये 2 क्षेत्र जीत जाता है। कौन? डेनमार्क जीत जाता है इन दोनों को। ये जो है जर्मनी का पार्ट होता है, क्योंकि जर्मनी का पार्ट कौन कौन है? प्रसा भी है और ऑस्ट्रिया भी। तो जो है जर्मनी का जो हिस्सा जीत गया है डेनमार्क, तो ये दोनों जाके उसको से लड़ेंगे, डेनमार्क से जीत भी जाते हैं। पर इन दोनों क्षेत्र को लेकर फिर इन दोनों में लड़ाई हो जाता है, पर्सिया और ऑस्ट्रिया में, जिसको सेरेजेवा की लड़ाई या 7 सप्ताह का युद्ध कहा जाता है। तो वही पूछा कि 11वां क्वेश्चन वही है कि 1864 में डेनमार्क के खिलाफ युद्ध में प्रसा का सहयोगी कौन था? तो प्रसा का सहयोगी ऑस्ट्रिया था। यही दोनों मिल के लड़ रहा था, ऑस्ट्रिया और प्रसा मिलकर डेनमार्क के खिलाफ लड़े थे। बाद में इन्हीं दोनों में 1866 में हो जाता है एक युद्ध, 1866 में हो जाता है एक युद्ध, जो कि 9वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है कि किस संधि ने प्रसा डेनमार्क युद्ध का अंत किया? तो वियना की संधि ने। 1864 में जो है 1864 में इन दोनों के बीच युद्ध हुआ स्लेस्विक और हाइस्टाइन को लेके। हाइस्टाइन को और जब जो है संधि हुआ, बाद में दोनों क्षेत्र जीत गए, जो है प्रसा जीत गया दोनों क्षेत्र, तो फिर वियना की संधि होता है और इसमें दोनों क्षेत्र प्रसा का हो जाता है। 13वां क्वेश्चन कि जर्मन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? तो पहला सम्राट जो है कैसर विलियम वन था। इसी के अंडर प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री बिस्मार्क थे। 14वां क्वेश्चन है कि जर्मन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो बर्लिन थी। पहले फ्रैंकफर्ट थी, बाद में जर्मन जब बनता है एक देश के रूप में तो बर्लिन इसकी राजधानी कर दिया जाता है। 15वां क्वेश्चन है कि बिस्मार्क का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जर्मन राज्यों का एकीकरण इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसके लिए वो जो भी कार्य किया अपने जीवन में वो सिर्फ इसी के लिए किए। 16वां क्वेश्चन है कि कौन सी कांग्रेस ने जर्मन संघ का गठन किया? तो वियना कांग्रेस 1815 में जो है, आपको बताया कि 1815 में जो नेपोलियन को हरा दिया जाता है, नेपोलियन को जो है 1815 में हरा दिया जाता है और वियना कांग्रेस होता है और उसी में जर्मन संघ का जो 39 राज्यों का जर्मन संघ होता है उसका गठन किया जाता है। 17वां है कि बिस्मार्क ने किस पद पर रहते हुए एकीकरण की प्रक्रिया चलाई? तो चांसलर थे, पीएम के समान चांसलर होते हैं। और एक होता है किंग कौन था? तो केसर विलियम जो थे, केसर विलियम जो है वो किंग थे। 18वां क्वेश्चन है कि किस युद्ध ने ऑस्ट्रिया के जर्मन मामलों से प्रभाव को समाप्त कर दिया? 7 सप्ताह के जो 1866 में हुआ था, ऑस्ट्रिया हरा दिया जाता है और उसे जो क्षेत्र दिया गया था जर्मनी का जो हाइस्टाइन क्षेत्र दिया गया था वो भी छीन लिया जाता है। इसके बाद जो है प्रसा उभर के आता है। प्रसा एक मुख्य जो है स्टेट उभर के आता है जर्मनी में और उसी के नेतृत्व में एकीकरण होता है। बिस्मार्क किस राज्य का प्रतिनिधित्व करता था? तो प्रसा का प्रतिनिधित्व करता था। बिस्मार्क के कूटनीति को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक राजनीतिक रियल पॉलिटिक कहा जाता था। वो सच्चे मायनों में एक अच्छे कूटनीतिक थे। 21वां क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण किस शाही परिवार के अंतर्गत हुआ? तो होहेंजोलर्न परिवार। होहेंजोलर्न जो विलियम केसर था वो इस परिवार से संबंध रखता था। होहेंजोलर्न। प्रसा ने फ्रांस के खिलाफ कौन सी कूटनीति अपनाई? तो एम्स टेलीग्राफ जो नीति होता है उसमें होता है कि आप कोई भी सही फैसला बहुत जल्द कर लेते हो। 23वां क्वेश्चन है कि जर्मन साम्राज्य के गठन के समय प्रसा का राजा कौन था? तो वही केसर विलियम वन जो है वो उसमें राजा था। 24वां क्वेश्चन है कि किस वर्ष में उत्तरी जर्मन संघ का गठन हुआ? तो 1867 में। उत्तरी जर्मन संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो केसर विलियम वन जो है उत्तरी जर्मन के राष्ट्रपति थे। आपको पता है 66 में जो होता है 1866 में लड़ाई होती है किससे? ऑस्ट्रिया से लड़ाई होती है। ऑस्ट्रिया को संघ से हटा दिया जाता है। बाकी जो उत्तर के जो स्टेट होते हैं उसे एक करके 1867 में उत्तरी जर्मन संघ बनाया जाता है और जिसका राजा बनाया जाता है विलियम वन को। 26वां क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? तो वही बताया फ्रेंच और प्रसा का जो वार होता है कब? 1870-71 में। 1870 से 71 के बीच होता है, 71 के बीच। तो उसी के बाद जो है एकीकरण संभव हो पाया। फ्रांस को जब हराता है 71 में, तब जाके जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाता है। 27वां क्वेश्चन है कि फ्रैंक प्रसा युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि होती है जब 1870 में लड़ते हैं ये दोनों, 1870 में, तो फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। उसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाता है। इसमें जो फ्रांस का जो राजा होता है, फ्रांस का राजा जो है उसको नेपोलियन तृतीय कहा जाता है। नेपोलियन जो जिसका नाम आपने सुने होंगे वो नेपोलियन वन था। नेपोलियन वन जो पूरे यूरोप पर जो है कब्जा कर लेता है। 1821 में मृत्यु हो जाती है, 1821 में जो मृत्यु हो जाती है वो भी नेपोलियन वन था।
28वां क्वेश्चन है कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना की घोषणा कहाँ हुई थी? तो वारसा के जो महल में हुआ था। क्या होता है कि 1870 में हरा दिया जाता है फ्रांस को हरा दिया जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। उसके बाद जो है विलियम केसर जो होता है, विलियम केसर राजा बनता है और इसकी घोषणा फ्रांस की राजधानी जो होती है वर्साई, आपने पढ़ा होगा फ्रांस की राजधानी उस समय वर्सा थी। क्रांति के समय पढ़ाया था हमने कि फ्रांस की राजधानी वर्सा थी। तो उसी राजधानी में उसी के महल में जाके जो है इसकी घोषणा करी जाती है। फ्रांस को एकदम बेइज्जती फील कराने के लिए ऐसा किया जाता है, जिसका बदला फ्रांस कब लेता है? तो वर्ल्ड वार 1 में लेता है। किसके साथ? जब जर्मनी के साथ किया जाता है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि होती है तब जाके ये उसमें बदला लिया जाता है। उसी वर्षा में जब बेइज्जती किया जाता है फ्रांस में, उसी वर्षा में जर्मनी को तोड़ दिया जाता है पूरी तरह। 29वां क्वेश्चन है कि जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब की गई? 18 जनवरी 1871 में। 30वां क्वेश्चन है कि एकीकरण के समय कौन सा राज्य जर्मन का सबसे बड़ा हिस्सा था? तो प्रसा सबसे बड़ा हिस्सा था, लेकिन जो शक्तिशाली था वो ऑस्ट्रिया था। स्टार्टिंग में ऑस्ट्रिया था, इसी के अंडर 39 स्टेट थे, पर बाद में प्रसा के अंडर सारा स्टेट प्रसा के अंदर हो जाते हैं, ठीक ना। 31वां क्वेश्चन है कि जर्मन एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो एक ही थे, ऑटो वन बिस्मार्क। सारा कार्य जितना कूटनीतिकार था, जितना भी लड़ाइयाँ थी, इन्हीं के अंडर लड़ा गया था। यही एक प्रमुख वास्तुकार थे जर्मन एकीकरण का। तो जर्मन के एकीकरण के पहले सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? ऑस्ट्रिया था। बाद में इसको हराया जाता है। कब हराया जाता है? 1866 में। कौन सा लड़ाई? सेरजेवे की लड़ाई, मतलब 7 सप्ताह वाला जो लड़ाई हुआ था, उसमें हरा के सबसे शक्तिशाली बनता है कौन? प्रसा बनता है। 33वां क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद बिस्मार्क ने जर्मन राज्यों को एकीकृत करना शुरू किया? एकीकृत कब किया? जब वो डेनमार्क को हराया था। कब? 1864 में। डेनमार्क को क्यों हराया था? 2 स्टेट जो होता है हाइस्टाइन और सेलेस्विक पर कब्जा कर लेता है डेनमार्क। तो इन दोनों को छोड़ाता है कौन कौन? एक प्रसा और एक ऑस्ट्रिया, दोनों मिल के छोड़ाते हैं। इसी के साथ जो है एकीकरण की शुरुआत हो जाता है। पर ये तो युद्ध के बाद सही मायनों में एकीकरण हुआ, पर इसका जो बेस बन रहा था वो 1848 के बाद से ही बनना शुरू हो गया था। 34वां क्वेश्चन है कि किस युद्ध ने बिस्मार्क को जर्मनी के बाकी हिस्सों को एकीकृत करने का मौका दिया? तो एक ही युद्ध था, ये युद्ध था वो फ्रांस के साथ जब वो लड़ता है सेडान का युद्ध इसको कहते हैं। नेपोलियन जो तृतीय होता है, नेपोलियन थर्ड जो होता है, इसको हराता है। उसके बाद सही मायनों में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण किस शताब्दी में हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में, यानी जो होता है 1800 से लेके 1900 तक के लिए, 1900 ईस्वी तक के लिए 19वीं शताब्दी बोला जाता है। मतलब आगे जो आने वाला है, जैसे आगे 20 आने वाला है तो 20वीं शताब्दी बोलेंगे। 2020 आना है तो 20वीं शताब्दी। अगर आने वाला है 2100 यानी 21वीं शताब्दी। वैसे आना है 2200 आगे तो 22वीं शताब्दी हो जाएगा, इस तरह से। तो जब जो जर्मनी का एकीकरण होता है वो कब होता है? जर्मनी का एकीकरण होता है 1871 में। इसके बाद शताब्दी वाला जो ईस्वी आएगा कौन? 1900 आएगा। 1871 के बाद जो शताब्दी वाला ईस्वी जो आएगा लास्ट वाला, वो 1900 आएगा। तो उसी को कहा गया है 19वीं शताब्दी। 36वां क्वेश्चन है कि किस संघ ने जर्मन राज्यों को प्रारंभिक रूप से एकजुट किया? तो जर्मन कॉन्फेडरेशन जो होता है 39 राज्यों का, तो यही प्रारंभिक रूप से जो है एकजुट किया हुआ था। वरना इससे पहले कितने भागों में बटा हुआ था? 300 भागों में बटा हुआ था जर्मनी। 37वां क्वेश्चन है कि किस राज्य ने दक्षिण जर्मन राज्यों को जर्मन साम्राज्य में शामिल किया? तो वह कौन था? प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मन राज्यों का एकीकरण हुआ था। फ्रैंको प्रसा युद्ध के दौरान फ्रांस का नेता कौन था? नेपोलियन तृतीय था उस समय राजा। जब 1871 में हराया जाता 1870 में, तो राजा कौन था? नेपोलियन तृतीय। 39वां क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के बाद कौन सा देश कमजोर हो गया? तो सबसे कमजोर कौन हुआ? फ्रांस, जिसका बदला कब लेता है? WW1 में बदला लेता है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण किस नीति के तहत किया गया था? तो रक्त और लोहे की नीति। बिस्मार्क जो है रक्त और लोहे की नीति जो है चलाते हैं। 41वां क्वेश्चन है कि एकीकरण से पहले कौन सा राज्य जर्मनी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था? तो ऑस्ट्रिया के अंडर ही सारा जो स्टेट आता है 39 था, पर बाद में प्रसा इसको हराता है। उसके बाद यह प्रसा के अंडर हो जाता है। 42वां क्वेश्चन है कि किस संधि ने ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से बाहर कर दिया? तो प्राग की संधि। जब लड़ाई होती है ऑस्ट्रिया और प्रसा में, तो प्राग की संधि होती है 1866 में, और इसके बाद इन दोनों का युद्ध समाप्त होता है। 43वां क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस नेता ने निभाई? तो बिस्मार्क ने। बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रसा की शक्ति का विस्तार करना और जर्मनी का एकीकरण करना शक्ति के दम पर। 45वां क्वेश्चन है कि फ्रैंको प्रसा युद्ध के बाद जर्मनी का कौन सा क्षेत्र मिला? तो अल्सैस और लॉरेन जो है फ्रांस का हिस्सा था, उस पर कौन कब्जा कर लेता है? वह जर्मनी कर लेता है। 46वां क्वेश्चन है कि किस संधि ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच शांति स्थापित की? प्राग की संधि 1866 में, जो प्राग की संधि होती है।
बिस्मार्क ने किसे अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना? तो ऑस्ट्रिया को माना, क्योंकि सबसे बड़ा यही था दुश्मन जिसके अंडर 39 स्टेट आते थे, 39 स्टेट आते थे। इसी को हराना सबसे पहले जरूरी था। 48वां क्वेश्चन है कि किस रणनीति के तहत बिस्मार्क ने छोटे राज्यों को एकीकृत किया? तो सैन्य विजय किया और कूटनीति के माध्यम से वह जो 49 क्वेश्चन है कि बिस्मार्क किस देश के साथ गठबंधन करना चाहते थे? रूस के साथ हराने के लिए। 50वां क्वेश्चन है कि किस संधि ने फ्रांस और जर्मनी के बीच तनाव को बढ़ा दिया? तो फ्रैंकफर्ट की संधि ने दोनों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। 1871 जो है 71 में यह संधि हुआ था, 71 में 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, जिसमें इसके फ्रांस के 2 क्षेत्र को भी जर्मनी जीत लेता है और जर्मनी का जो है एकीकरण एक तरह से हो पाता है। इसी के बाद दोनों में जो है दुश्मनी बढ़ जाती है, जिसका बदला वर्ल्ड वार 1 में लिया जाता है, वर्साय के संधि के द्वारा। वर्साय के संधि के द्वारा लिया जाता है फ्रांस द्वारा। कौन से 2 राज्य जर्मनी एकीकरण के सबसे शक्तिशाली थे? तो प्रसा और ऑस्ट्रिया जर्मनी एकीकरण के समय सबसे शक्तिशाली थे। फ्रैंको प्रसा युद्ध के बाद किस देश ने जर्मनी से शत्रुता विकसित की? तो जर्मनी से फ्रांस ने विकसित की, क्योंकि फ्रांस को हराया, उसको बेइज्जत किया, उसके राजधानी में जाकर अपने राजा को नियुक्त किया। तो इसके बाद जो है फ्रांस का गुस्सा 7वें आसमान पे था और यह हमेशा बदला लेने के फिराक में था। 53वां क्वेश्चन है कि उत्तरी जर्मन संघ के गठन के दौरान किन राज्यों ने प्रसा का समर्थन किया? तो उत्तरी जर्मन राज्यों ने प्रसा का समर्थन किया था। किसने ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से बाहर कर दिया? तो बिस्मार्क जो है कूटनीतिक तरीके से और सैनिक तरीके से जो है उसको हराते हैं और ऑस्ट्रिया को बाहर कर देते हैं। जर्मन एकीकरण से पहले जर्मनी में कौन सा राजनीतिक आंदोलन लोकप्रिय था? राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, इसीलिए वो एक होना चाहते थे। बिस्मार्क के नेतृत्व में किस राज्य ने जर्मन राज्यों को एकीकृत किया? तो प्रसा ने अपने नेतृत्व में जर्मन राज्यों को एकीकृत किया। का एकीकरण किस सम्राट के तहत हुआ था? तो केसर विलियम वन, उस समय के राजा थे केसर विलियम वन, किंग थे, कि इन्हीं के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। बिस्मार्क के किस विचारधारा का समर्थक बिस्मार्क किस विचारधारा का समर्थक था? राष्ट्रवाद और सैन्यवाद का समर्थक था। 59वां क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ने जर्मन राज्यों को किस प्रकार संगठित किया? कूटनीतिक द्वारा और युद्ध द्वारा। पहले तो कूटनीतिक द्वारा राष्ट्रवाद का उदय करवाया अपने राज्यों में, फिर युद्ध द्वारा हराया और खुद को ताकतवर महसूस कराया, इसके बाद सबको एक किया। 60वां क्वेश्चन है कि 1870 से 71 के युद्ध का बाद जर्मनी ने किसे हराया था? तो इसमें फ्रांस को हराया था, फ्रैंक प्रसा वार हुआ था। बिस्मार्क ने किस देश के साथ सहयोग किया ताकि फ्रांस को कमजोर किया जा सके? तो उस समय इटली ने इसकी मदद की थी, क्योंकि इटली में भी इसी टाइम एकीकरण चल रहा था, तो दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे एक देश को एक करने के लिए। तो हम इटली के एकीकरण में इटली के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी जर्मन संघ का गठन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। कब किया था बिस्मार्क ने? तो 1866 के टाइम, 66 के समय ऑस्ट्रिया को हरा दिया जाता है और प्राग की संधि होती है उसके बाद। 63वां क्वेश्चन है कि जर्मन एकीकरण के बाद किस देश की शक्ति कमजोर हो गई? तो ऑस्ट्रिया खत्म हो गया, उसके बाद प्रसा का उदय हुआ उसके बाद। 1871 में किस स्थान पर जर्मनी साम्राज्य की स्थापना की घोषणा हुई? तो फ्रांस की राजधानी वर्साय में किया जाता है। 65वां क्वेश्चन है कि किसने जर्मनी को एक राष्ट्र में संगठित किया? तो बिस्मार्क जो कि पीएम थे और विलियम वन जो कि किंग थे। 66वां क्वेश्चन कि जर्मनी एकीकरण के समय किस देश की शक्ति छीन हुई? तो ऑस्ट्रिया की शक्ति छीनी हुई, क्योंकि इसको संघ से बाहर कर दिया गया। 67वां क्वेश्चन है कि एकीकरण के बाद जर्मनी किस प्रकार के सरकार में बदल गया? तो पहले सिर्फ राजा हुआ करते थे, अब संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया, अब संविधान भी जर्मनी में आ गया एकीकरण के बाद। करें कि 1871 में किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो जो थे पहले वही थे, कौन? केसर विलियम वन थे। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो प्रसा के नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में, प्रसा के नेतृत्व में, जो भी कहिए, या कहिए केसर विलियम वन के नेतृत्व में। 17वां क्वेश्चन है कि एकीकरण के समय बिस्मार्क किस पद पर थे? तो प्रसा के प्रधानमंत्री थे या चांसलर, दोनों एक ही होता है, चांसलर और प्रधानमंत्री। बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण को कैसे पूरा किया? युद्ध द्वारा किया, कूटनीति के माध्यम से किया, संधि किया, किसी के साथ युद्ध किया, इस प्रकार से जर्मन का एकीकरण हुआ। बिस्मार्क ने किसे मुख्य शत्रु माना? तो ऑस्ट्रिया को मुख्य जो है शत्रु माना। 73वां क्वेश्चन है कि किस संधि ने फ्रांस को जर्मन क्षेत्रों से वंचित किया? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है फ्रांस को जो है उसे बिल्कुल जर्मन क्षेत्रों से बाहर कर दिया, हरा दिया जब प्रसा ने इसको 1871 में जब हराया तो पूरी तरह से जर्मन से इसको बाहर कर दिया। 74वां क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रभुत्व सिद्धांत पर आधारित था? तो राष्ट्रवाद पर आधारित था। क्वेश्चन है कि किस वर्ष जर्मनी ने अल्सैस और लॉरेंस पर कब्जा किया? तो 1871 में एक कब्जा किया था। 76वां क्वेश्चन है कि बिस्मार्क के किस नीति ने जर्मनी को एकीकृत करने में मदद किया? तो रक्त और लौह की नीति, मतलब जहाँ रक्त बहाना पड़े रक्त बढ़ाएंगे और जहाँ कूटनीति करना पड़े कूटनीति का सहायता लेना पड़े वहाँ कूटनीति का सहायता लेंगे। ठीक, तो 76 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों
तो देखते हैं कि जर्मनी सबसे पहले तो डेनमार्क के साथ लड़ा था। क्यों लड़ा था? क्योंकि डेनमार्क के दो क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, स्लेस्विग और हाइस्टाइन पर। ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा, क्यों लड़ा ऑस्ट्रिया के साथ? क्योंकि ये प्रमुख जो है प्रमुख देश था जर्मनी संघ का। इसको जब तक कमजोर नहीं किया जाता तो जो है प्रशा के नेतृत्व में एकीकरण नहीं हो पाता, इसीलिए इससे लड़ाई करना पड़ा। पर फ्रांस के साथ क्यों लड़ा भाई? फ्रांस के साथ क्यों लड़ा था जर्मनी? तो फ्रांस के साथ इसलिए लड़ा गया क्योंकि ये जो है इसका प्रभाव एक तरह से जर्मनी पर था, और ये चाहता था कि किसी बाहरी स्टेट के साथ युद्ध लड़ा जाए। तो बाहरी खतरा को देख के जो है जितने भी स्टेट है ना जर्मनी का 39, तो बाहरी खतरा को देख के ये एक हो सकते हैं। तो जब फ्रांस के साथ युद्ध हुआ तो ऐसा ही हुआ। जब फ्रांस ने आक्रमण किया जर्मनी पे, तो सबको लगा कि अब एक होने का समय आ गया बाई खतरा देख के, और सब स्टेट एक हो गए। तो फ्रांस हमला क्यों करता है जर्मनी पे? तो इसका एक प्रकार है कि जर्मनी का जो है ताकत बढ़ता जा रहा था, प्रसा एक कहिए कि प्रसा का ताकत बढ़ता जा रहा था। और जो तो प्रसा जो है वो फ्रांस के बहुत सारे विदेश नीति में जो है वो टांग अड़ाने लगा, जिससे इसके हित का वो हानि हो रहा था। जैसे इसका एक पड़ोसी देश है फ्रांस का, जिसका नाम है स्पेन। स्पेन में किंग चुना जाना था, तो वो अपने पसंद का जो प्रसा है अपने पसंद का चुनवाया। इसी प्रकार और भी मामलों में जो है फ्रांस के मामलों में टांग अड़ा रहा था, इसलिए फ्रांस इस पर आक्रमण करता है। तो बाद में फ्रांस को हरा देता है, और इसी आक्रमण के कारण 39 जो राज होते हैं वो एक हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा जर्मनी का एकीकरण। आप मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।